हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं +1 के डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस की। डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे मान लो मास है, तो मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेंथ है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, l से। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, t से। और जो करंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पेयर, a से। करंट को हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को हम केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे। बस यही 4-5 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और फार्मूलाज को आपने जो है याद करके रखना है। तो उसके साथ ही हम सारे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला जो है आराम से बना लेंगे। हमारे पास पहला जो है दैट इज़ एरिया। एरिया किसकी इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो जो लेंथ है, अब लेंथ को हम कैसे लिखते हैं, लेंथ को हम लिखते हैं एल। और ब्रेथ जो है अपने आप में भी एक लंबाई है, क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई ही होती है आपकी, लेंथ में ही आएगी वो भी। तो L इंटू एल क्या बन जाएगा, एल स्केयर। तो डायमेंशन लाइसेस आ जाएंगे, क्योंकि m नहीं है, m0 L स्केयर T0, ये आपके आ जाएंगे एरिया के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर इज़ वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम के लिए लिखना है तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, वॉल्यूम के लिए आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ अपने आप, लेंथ के लिए क्या आएगा, एल। ब्रेथ के लिए भी क्या आएगा, एल। हाइट के लिए भी एल आएगा, क्योंकि तीनों जो है लेंथ में ही कवर हो जाते हैं। तो आ जाएगा एल क्यूब, तो आ जाएगा m0 L क्यूब T0, दैट विल बी वॉल्यूम। नंबर 3 इज़ डेंसिटी। डेंसिटी के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास है, मास के लिए हम लिखेंगे m, और वॉल्यूम का भी हमने निकाला दैट इज़ L3। या आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, अगर आपको परेशानी होती है तो यहाँ पे आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके फिर से L क्यूब लिख सकते हैं। तो आ जाएगा m की पावर 1 L की पावर -3, क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, तो आ जाएगा m1 L -3 t की 0। ये हमारे जो है डायमेंशंस आ जाएंगे फॉर डेंसिटी, m1 L -3। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 स्पीड और वेलोसिटी। हमें पता है स्पीड और वेलोसिटी जो है उसका क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड लिखा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला सेम है। डिस्प्लेसमेंट को हम, लंबाई है डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम एल लिखेंगे, और टाइम के लिए हम टी लिखेंगे। तो आ जाएगा L1 T-1। ठीक है जी, L T-1। साथ में आप इनके ऐसा यूनिट्स भी बना सकते हैं, लेंथ के लिए मीटर आ जाएगा, टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा, तो ऐसा यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप इसको खोल के भी कर सकते हैं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको एक्सपेंड करके बार बार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, L T-1 ओवर टी आ जाएगा, ये भी टी ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा L T-1 T-1, सो इट विल बिकम L T-2। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे या आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू टाइम साथ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए एल आ जाएगा, टाइम के लिए टी आ जाएगा, इसके लिए भी टी आ जाएगा, तो बन जाएगा L/T²। इसको आप लिख सकते हैं L T-2। तो ये आपका एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है मोमेंटम का। मोमेंटम मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास के लिए हमारे पास m आ जाएगा, वेलोसिटी जैसे कि मैंने पहले बताया आपको
वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं, इसको खोल के भी लिख सकते हैं आप, अगर खोल के लिखना है तो खोल के भी लिख सकते हैं। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास के लिए m आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए l आ जाएगा, टाइम के लिए t आ जाएगा। तो ये बन जाएगा m1 L1 t-1। और यूनिट क्या आएंगे, m की जगह पे हम लिख सकते हैं kg, लेंथ की जगह पे हम लिख सकते हैं मीटर, और टाइम की जगह पे हम लिख सकते हैं सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड जो है वो मोमेंटम के यूनिट्स हो जाएंगे, दैट विल बी द यूनिट्स फॉर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या है, नेक्स्ट इज़ फोर्स। 7th फार्मूला जो हमारे पास है दैट इज़ फोर्स। और फोर्स क्या होती है, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। मास के लिए हम m लिखेंगे, वी विल राइट m फॉर मास, एंड एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला क्या है L-T-2। जहाँ आप अलग से उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फिर से एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी पर टाइम। मैं लिख के दिखाता हूँ m1 L1 t-2। अगर आप पहली बार कर रहे हैं या नए हैं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है। तो मास के लिए तो m आ जाएगा, यहाँ इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं m, अभी इसको मास ही रहने देते हैं। एक्सेलरेशन के लिए आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद आप एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को और एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आ जाएगा मास। मास की जगह पे आप m लिख सकते हैं, यहाँ पर मास के लिए m आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा L, 2 टाइम और नीचे t² आ जाएगा। तो ये बन जाएगा m1 L1 t-2। और फोर्स के जो ऐसे यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन्स, न्यूटन होता है। यहाँ पे अगर इसको दूसरी तरीके से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, m के में लिखना है तो मास के लिए kg आ जाएगा, लेंथ के लिए मीटर आ जाएगा, और टाइम के लिए क्या आ जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपका यूनिट बन जाएगा यहाँ पर फोर्स के लिए। नेक्स्ट 8 हमारे पास है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, वर्क डन आ जाएगा। फोर्स को एक्सपेंड कर लीजिए, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक्सपेंड कर लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख लीजिए वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी को फिर से एक्सपेंड कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वाला टाइम एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो टाइम है दिस टाइम ये यहाँ पे आ जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट अलग से आ जाएगा। अब इनके लिख दीजिए, ये बन जाएगा मास। मास के लिए आप लिखिए कैपिटल M, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा हमारे पास कैपिटल L, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कैपिटल L। ये दोनों टाइम में t² आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ml² t-2, ml² t-2। वर्क डन के जो ऐसा यूनिट होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, जॉल होते हैं। और अगर आप इसको m के एस में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। m के एस में क्या आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और SI में आप इसको जॉल लिख सकते हैं, JOULE। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी बेसिकली आपके वर्क डन के इक्वली होती है। जो वर्क डन के डायमेंशन आएंगे वही एनर्जी के आएंगे। जैसे कि हमने देखा वर्क डन के FS होते हैं, F के क्या होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ऊपर किया आपने सेम वैसे ही आ जाएगा m1 L² t-2। द सेम यूनिट्स जो इसके हैं ml² t-2 सेम जो हैं आपके एनर्जी के लिए भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10, दैट इज़ पावर। पावर इज़ डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितना काम किया है कितने टाइम में किया है, दैट इज़ योर पावर। पावर इज़ डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम। हमारे पास जो वर्क डन है अभी हमने उसके डायमेंशंस निकाले हैं। वर्क डन के क्या डायमेंशंस हैं, m ये ml² t-2। तो हम वर्क डन के डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप वर्क डन के अलग से निकाल के लिख सकते हैं, ml² t-2 डिवाइड बाई t। तो डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, ml² t-3। दैट विल बी डायमेंशंस फॉर पावर।
वर्क डन के यूनिट जॉल होते हैं, टाइम के सेकंड होते हैं, और जॉल पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं वाट। सो 1 जॉल पर 1 सेकंड इज डिफाइंड एज 1 वाट। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला जो है दैट इज़ फार्मूला नंबर 11, दैट इज़ प्रेशर। सो दोस्तों प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है कितने एरिया पे। फोर्स के डायमेंशन हमें पता है, फोर्स के हम कैसे लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। तो मास के हमें पता है m आएंगे, एक्सेलरेशन के L-T-2 आएंगे जैसे हमने पहले किए हुए हैं, डिवाइड बाय एरिया के L² आएंगे। ये L से L कट जाएगा, L रह जाएगा, अकेला जाएगा m1 L-1 T-2। तो ये जो है हमारे डायमेंशंस बन जाएंगे आपके प्रेशर के लिए, m1 L-1 T-2। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 12, टॉर्क। अब जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि कितना फोर्स लग रहा है और कितने डिस्टेंस से लग रहा है, दैट इज़ बेसिकली टॉर्क। फोर्स को एक्सपेंड कर लेते हैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो मास के लिए m आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए बच्चों क्या आएगा? एक्सेलरेशन आपका हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो हम इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख, चलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, चाहे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है चाहे नॉर्मल डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही आएगा। इसको m मास ही लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया? मास के लिए m आ जाएगा, वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है? L-T-1 डिवाइड बाई टी इंटू डिस्टेंस क्या आ जाएगा? क्या बन जाएगा? mL² T-2। सेम जैसे पहले हमने बनाए थे mL² T-2 वर्क डन के, और यहाँ एनर्जी के सेम यूनिट्स आपके जो हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं या टॉर्क भी बोलते हैं। यहाँ हम इसको टॉर्क बोलते हैं, यहाँ हम इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये क्या होता है? हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, अगर लेट्स से वी आर हैविंग 2 बॉडीज़। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, दिस इज़ द फर्स्ट बॉडी दैट आई एम हैविंग, ओके, और ये हमारे पास एक और बॉडी है। तो ये जो दोनों बॉडीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ये जो बॉडी है पहले वाली, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है लेट्स से वो d है, डिस्टेंस d है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगी वो क्या आएगी? F इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगी कैपिटल G m1 m2 बाई d²। अगर हमने g के डायमेंशन निकालने तो क्या आएंगे? फोर्स g इधर ही रह जाएगा, ये बन जाएगा F d² डिवाइड बाई m1 m2। तो अब फोर्स के लिए मैं क्या लिखूँगा? फोर्स के लिए मैं लिखूँगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर, वैसे लिख दूंगा m1 और m2 वैसे ही आ जाएगा। एक मास से एक मास कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? L-T-2, मास का नीचे m आ जाएगा और डिस्टेंस का आ जाएगा L²। तो इसके डिमेंशंस बनेंगे m-1 L³ T-2। ये बात याद रखनी है कि m1 और m2 मास है, इसलिए मैंने इसको इससे काट दिया। ठीक है, आप पूरा मास भी लिख सकते हैं नीचे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, या ऊपर वाले को m लिख सकते हैं। तो इसके डायमेंशंस आएंगे हमारे पास m-1 L3 T-2, बिल्कुल सही। दैट इज़ डायमेंशन फॉर कैपिटल G। और यूनिट्स इसके साफ पता चलने हैं। फोर्स के लिए न्यूटन आ जाएगा, डिस्टेंस के वाले मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और मास के लिए क्या आ जाएगा? kg का स्क्वायर, क्योंकि ये भी मास के यूनिट kg है, ये मास के यूनिट भी kg, दोनों kg²। तो हमारे पास यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पल्स। अब ये जो इम्पल्स होता है ये क्या होता है? इम्पल्स होता है कि कितनी फोर्स है और कितना टाइम पीरियड के लिए लगाई जा रही है। फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फोर्स के यूनिट होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, टाइम का टाइम वैसे ही आ जाएगा। मास के लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल M
एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा एल टी माइनस टू, टाइम के लिए क्या आ जाएगा टी, आ जाएगा एम एल टी। अब बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, माइनस टू प्लस वन, यह बन जाएगा एम वन एल वन टी माइनस वन, एम वन एल वन टी माइनस वन। यूनिट्स इसके साफ पता चल रहे हैं। फोर्स के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास न्यूटन, और टाइम के लिए क्या आ जाएगा सेकेंड। सो ऐसा यूनिट आ जाएंगे इसके न्यूटन सेकेंड्स। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस, सो व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के डिमेंशन जो है सेम आपके प्रेशर जैसे होते हैं, क्योंकि सेम फार्मूला है स्ट्रेस का भी। क्या होती है स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया, कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है कितने एरिया पे, दैट इज योर स्ट्रेस। अब फोर्स का क्या फार्मूला होता है? फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया, वैसे ही आ जाएगा। तो मास के लिए क्या आ जाएगा? मास के लिए हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम, मास के लिए हमारे पास कैपिटल एम आ जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू आ जाएगा, और एरिया के लिए एल स्क्वायर आ जाएगा। एल से एल कट जाएगा तो बन जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, दैट विल बी डायमेंशंस फॉर स्ट्रेस। और यूनिट इसके सिंपल हैं। स्ट्रेस के यूनिट्स क्या आएंगे? फोर्स के लिए आ जाएंगे न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन डिमेंशन, डिमेंशन कितनी चेंज हुई है। डिमेंशन मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। चेंज इन डिमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमेंशन, चेंज इन डिमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमेंशन, दैट इज़ योर स्ट्रेन। चेंज इन डिमेंशन मतलब डिमेंशन कितनी चेंज हुई है, तो उसके लिए लेट से हम इसको लिखते हैं लेंथ। चेंज इन डिमेंशन तो लंबाई में ही आएगा, या एरिया है तो वो एरिया एल स्क्वायर में आ जाएगा, वॉल्यूम है तो एल क्यूब में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हो सकती है, इट कुड बी एनी स्ट्रेन। तो चेंज इन डिमेंशन ओवर ओरिजिनल डिमेंशन। अब क्योंकि ऊपर भी एल है, ओरिजिनल डिमेंशन भी एल में होगी, तो इसके कोई डिमेंशन नहीं होते। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इट हैज़ नो डिमेंशंस, इट्स a dimensionless quantity and it has no units. Mark it, no dimensional formula, no unit, ना इसके कोई यूनिट है ना इसका कोई डिमेंशन फार्मूला है, नथिंग इज देयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है लोड ओवर एरिया, स्ट्रेन साथ में आ जाएगा। और लोड तो आपका जो है, लोड मतलब फोर्स ओवर एरिया इनटू स्ट्रेन। अब फोर्स के तो हमने पहले भी निकाले हैं। फोर्स को होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो मास के हम कैसे लिखेंगे? मास के हम m लिख लेंगे, एक्सेलरेशन के एल टी माइनस टू लिख देंगे, एरिया के एल स्क्वायर लिख देंगे, स्ट्रेन का तो m जीरो एल जीरो टी जीरो है ही नहीं, तो क्या आएगा हमारे पास? ये l से l कट जाएगा, l रह जाएगा, इट विल बिकम m वन एल माइनस वन टी माइनस टू, सेम डिमेंशंस एज ऑफ स्ट्रेस। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, स्ट्रेस का फार्मूला में पता है क्या होता है? क्या फार्मूला होता है स्ट्रेस का? स्ट्रेस इज बेसिकली लोड ओवर एरिया, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होते, तो मॉडुलस ऑफ ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, उसके यूनिट आ जाएंगे हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितनी फोर्स लगाई जा रही है कितनी लेंथ पे? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय लेंथ। मास के लिए हमारे पास क्या आएगा? मास पे ले आएगा m,
एक्सेलरेशन क्या आएगी LT-2, लेंथ के लिए L आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, तो बन जाएगा M1 L0 T-2, दैट इज़ योर सरफेस टेंशन। और साफ पता चल रहा है इसके फोर्स के यूनिट न्यूटन आएंगे, लेंथ के लिए मीटर आ जाएंगे, तो न्यूटन पर मीटर जो है इसके SI यूनिट आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? वॉक पर यूनिट एरिया, कितना वर्क डन किया जा रहा है, कितनी एनर्जी लगाई जा रही है कितने एरिया के ऊपर। वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एरिया। फोर्स को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एरिया। तो मास के लिए m आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा LT-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L आ जाएगा, एरिया के लिए L स्क्वायर आ जाएगा। ये L सारे कट जाएंगे आपस में, तो इसके डायमेंशंस हमारे पास बचेंगे M1 T-2, M1 T-2, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 L0 T-2। इसके ऐसे यूनिट क्या आएंगे? ऐसे यूनिट आएंगे क्योंकि वर्क डन है, तो वर्क डन के तो ऐसे यूनिट होते हैं जॉल, और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, तो ऐसे यूनिट्स आ जाएंगे जॉल पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या फार्मूला होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं फोर्स को सीधा लिख रहा हूँ। फोर्स का आएगा MLT-2, डिस्टेंस का आएगा L, एरिया का आएगा L स्क्वायर, वेलोसिटी का आएगा LT-1। तो ये दोनों L's ये कट रहे हैं इसके साथ, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा ML-1, ये वाला L ऊपर चला जाएगा, इट विल गो अप, L-1 बन जाएगा, और ये जो T-2 है और ये ऊपर जाके T⁻1 बन जाएगा, इट विल बिकम L-1 T⁻2 + 1, इट विल बिकम M1 L-1 T-1। सो हमारे पास डिमेंशन आएगी M1 L-1 T-1। क्लियर चिल्ड्रन? इसकी अगर हम यूनिट लिखें तो क्या आएंगे? यूनिट्स आ जाएंगे इसके, फोर्स के लिए न्यूटन आ जाएंगे, डिस्टेंस के लिए मीटर आ जाएंगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आ जाएंगे, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। ये मीटर से हम ये मीटर कट कर देंगे, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसके जो है डिमेंशन यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे। तो ऐसे आप और भी डिमेंशंस, जो कुछ जितने भी डिमेंशन हैं हमारे पास, सिंपल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वो बाकी सब आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड डे।